हेलो साथियों, मल्टीवेरिएट प्रोसीजर विद आर इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने कैनोनिकल वेरिएबल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो उनके फंडामेंटल्स होते हैं और हमको क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में समझा था। इस लेक्चर में हम उनकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, अर्थात हम अपने एक स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क में इन कैनोनिकल वेरिएबल्स को और जो उनका कॉरिलेशन है उसको किस प्रकार से निकालेंगे और उनसे हम किस प्रकार से अपने जो स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन्स होते हैं, इन्फरेंस होते हैं, उनको किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम आपको जो भी इसका कैनोनिकल कॉरिलेशन एनालिसिस का जो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर है, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है, उसकी बात करेंगे और अगले लेक्चर में हम आपको उसको आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और समझते हैं कि कैनोनिकल कॉरिलेशन एनालिसिस मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली कैसे करी जाती है। राइट, तो जैसे हमने आपको बताया था कि कैनोनिकल कॉरिलेशन एनालिसिस में आपके पास वेरिएबल्स के दो सेट होते हैं और बेसिकली आपको उन दो वेरिएबल्स के बीच में किस प्रकार का एसोसिएशन है उसको आप मेजर करना चाहते हैं और उसके द्वारा आप अपने कैनोनिकल वेरिएबल्स को बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर हमारे पास पहला ग्रुप है जहाँ पे हमारे पास p वेरिएबल्स हैं, उनको मैंने एक p×1 वेक्टर x1 वाला इस प्रकार से दिखाया गया है, जहाँ पर मैंने 1 सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप देखोगे यहाँ हमारे पास यहाँ पे x1, x2, xp हमारे वेरिएबल हैं और ये हमारे जो हमारा पहला ग्रुप है ये उसके वेरिएबल हैं। तो पहले ग्रुप के वेरिएबल में सुपरस्क्रिप्ट में मैंने 1 लिख दिया है, ये आपको समझने में आसानी देगा। उसी प्रकार से जो हमारा दूसरा ग्रुप है वहाँ हमारे पास मान लीजिए कि q वेरिएबल्स हैं जिनको मैंने एक q×1 वेक्टर द्वारा दिखाया है x2। तो ऊपर देखिए मैंने इस x वेक्टर में मैंने सुपरस्क्रिप्ट में मैंने ब्रैकेट में 2 लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये x1, x2, xq वेक्टर हैं और ये जो दो हमारा सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है ये दिखा रहा है कि ये हमारे दूसरे सेट के वेरिएबल हैं। जैसे आप देख सकते हो कि x1 पहले सेट में भी वेरिएबल है और जो आपका x1 दूसरे सेट में भी वेरिएबल है। तो दोनों वेरिएबल्स को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, जो इनका सुपरस्क्रिप्ट में जो 1 और 2 लिखा है उसके द्वारा। राइट, अब इसमें से देखिए p और q वेरिएबल्स में से एक छोटा होगा और एक ज़्यादा होगा। तो अपने इस थ्योरेटिकल डेवलपमेंट के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे पहला ग्रुप है, जो हमारा x1 वेक्टर है, उसके अंदर हमारे पास x2 वेरिएबल से कम वेरिएबल है, अर्थात p हमारा q से छोटा या बराबर है। राइट, और अगर कोई ऐसा अगर है कि जहाँ पर आपका इसका उल्टा हो तो आप p और q को आपस में आप रिप्लेस कर सकते हो। और हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि दोनों ग्रुप में जो हमारे वेरिएबल हैं, दो सेट हैं, उनके बीच में हमारा जो एसोसिएशन है, इंटर रिलेशनशिप है, उसको हम मेजर करना चाहते हैं। तो हम ये साथ में एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पहले ग्रुप के p वेरिएबल्स हैं जिनको हमने p×1 वेक्टर x1 द्वारा दिखाया है, उसका हमारा मीन वेक्टर है μ1। तो ये μ1 देखिए, मैं आपको बोल तो रहा हूँ μ1, तो आप उसको ऐसा मत समझिएगा ये वाला μ1, बट आप ये हम यहाँ पे μ1 इसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा ये पहले ग्रुप में जो वेरिएबल्स हैं, जो उनका x1 रैंडम वेक्टर है, ये उसका मीन वेक्टर है और इसकी जो कोवेरिएंस मैट्रिक्स है वो हमारी सिग्मा 1 1 है, जो सिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनेट है। उसी तरीके से जो हमारा दूसरा वेरिएबल है उसके हमारे q वेरिएबल्स हैं जिनको हमने q×1 का जो रैंडम वेक्टर है x2 उसके द्वारा दिखाया गया है और इसका हमारा मीन वेक्टर है μ2 और इसकी कोवेरिएंस मैट्रिक्स है सिग्मा 2 2, जो हमारी सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट है। और ये दोनों हमारे ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो आपस में कोरिलेटेड हैं। राइट, तो ये हमारे x1 रैंडम वेक्टर और x2 रैंडम वेक्टर के बीच में जो हमारा कोवेरिएंस है उसको हमने सिग्मा 1 2 लिख दिया है और ये हमारा सिग्मा 2 1 के बराबर ही है, क्योंकि कोवेरिएंस x1 और x2 के बीच का वो हमारा कोवेरिएंस x2 और x1 के बराबर होता है। और इसका हमारा ऑर्डर क्या हो गया? p×q का हो गया था। जो हमारी सिग्मा 1 2 है ये हमारे p/q ऑर्डर की है और ये हमने एज्यूम किया हुआ है कि हमारा p q से छोटा या बराबर है, अर्थात कि x1 डेटा वेक्टर में x2 डेटा वेक्टर से कम वेरिएबल है। राइट, अब हम एक काम करते हैं, जरा सा दोनों वेरिएबल को एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारा x1 रैंडम वेक्टर है और x2 रैंडम वेक्टर है उसको मैंने एक नए रैंडम वेक्टर x के अंदर कंबाइन कर दिया। राइट, तो बेसिकली ये जो हमारा होगा ये हमारा p+q×1 का वेक्टर हमारा हो जाएगा और इस x रैंडम वेक्टर का जो मीन वेक्टर है वो हमारा म्यू है और इसके हमारे करस्पॉन्डिंग मीन्स हमारे μ1 और μ2 हैं।
उसी प्रकार से जो हमारे x की जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर सिग्मा, और सिग्मा को भी देखिए हम इस प्रकार से पार्टीशन कर सकते हैं, सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 जो हमारे x1 और x2 की जो कोवेरियंस मैट्रिक्स हो गई, और सिग्मा 1 2 हमारा x1 और x2 के बीच का जो कोवेरियंस है ये उसकी मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जब भी हम, आपको याद होगा कि हमारा कॉरलेशन होता है, कॉरलेशन हमारा कोवेरियंस और वेरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको याद होगा कि कार्ल पियर्सन कॉरलेशन कोफिशिएंट हमने कैसे डिफाइन किया था, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ वाई। उसी प्रकार से आप देखोगे कि हम अपना यहाँ पे कैनोनिकल कॉरलेशन का भी कॉन्सेप्ट लाएंगे। तो ये हमारा जो भी, चूंकि हम यहाँ पे कॉरलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो बेसिकली हम खाली वेरियंस और कोवेरियंसेस में ही इंटरेस्टेड हैं। तो इसलिए हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, बिना किसी नुकसान के हम ये मान सकते हैं कि हमारा जो एक्स वेक्टर है उसका मीन वेक्टर 0 है, और अगर ये 0 नहीं भी होता है तो भी हम उसको एंटर करके हम एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जहाँ पे उसका मीन 0 हो जाए। ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक रैंडम वेक्टर x1 है जहाँ पर हमारे पास p वेरिएबल्स हैं, और दूसरा रैंडम वेक्टर हमारा है x2 जिसमें हमारे पास q रैंडम वेरिएबल्स हैं दोनों। तो इन दोनों सेट ऑफ वेरिएबल्स के बीच में जो भी हमारे पेयर्स ऑफ वेरिएबल बनेंगे उनका जो भी हमारा कोवेरियंस होगा उसमें हमारे पास टोटल pq एलिमेंट्स होंगे, और यह pq एलिमेंट्स हैं जो हमारे इन दोनों सेट्स के वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन को मेजर करने जा रहे हैं। तो आप अगर देखोगे कि जो भी आपका कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x2 जो हमने यहाँ पर लिखा है, इसमें आपके पास कितने वेरिएबल्स थे, p इंटू क्यू, तो टोटल आपके कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे, p क्यूब। तो इसलिए जो भी कोवेरियंस बिटवीन x1 x2 मैट्रिक्स में जो हमारे p के एलिमेंट्स होंगे वो हमारे दोनों सेट्स के वेरिएबल के बीच में किस प्रकार से संबंध है उसके बारे में बताएंगे। जब हमारे p और q की वैल्यू ज़्यादा हो जाती, बड़ी हो जाती है, देन हमारे सिग्मा 1 2 के जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, और उनका सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, राइट। बहुत बार आप ऐसा भी देखेंगे कि हम इन वेरिएबल जो हमारे x1 और x2 रैंडम वेक्टर के अंदर जो वेरिएबल्स हैं, हम उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में इंटरेस्टेड होते हैं, और जिनको हम आगे अपने प्रेडिक्शन में और कंपैरिजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का उपयोग करते हैं। तो अपने इस कैनोनिकल कॉरलेशन एनालिसिस में हमारा जो एक मेन कार्य हमारा यह होता है कि x1 वेक्टर और x2 वेक्टर के बीच में जो हमारा एसोसिएशन है उसको हम कुछ सेलेक्टेड या कुछ ध्यान से चुने गए कोवेरियंसेस या कॉरलेशन के द्वारा हम एक्सप्रेस कर सकें, और हम अपने टोटल जो हमारे पी क्यू टर्म्स हैं हमारे इस सिग्मा 1 2 मैट्रिक्स में, उनकी जगह हम कुछ चुने हुए वेरिएबल्स के बीच में कोवेरियंस को निकाल सकें। तो उससे क्या होगा, जब आपने p और q वेरिएबल की जगह अगर आपने कम वेरिएबल को अगर लिया तो उनकी जो कोवेरियंस मैट्रिक्स होगी सिग्मा 1 2, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे p इंटू q से कम हो जाएंगे, राइट। तो ये जो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं ये हमको उन सेट ऑफ वेरिएबल्स का एक समरी प्रोवाइड करते हैं जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, राइट। तो इसी चीज़ को करने के लिए हम एक काम करते हैं कि जो हमारे पास दो रैंडम वेक्टर्स हैं x1 और x2, x1 के अंदर हमारे पास x1 x2 xp और x2 के अंदर x1 x2 xq हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं, इनका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा कैपिटल U है ये हमारा है A ट्रांसपोज x1, अर्थात ये x1 रैंडम वेक्टर के अंदर जो हमारे रैंडम वेरिएबल्स हैं ये उनका एक लीनियर फंक्शन है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा एक लीनियर कॉम्बिनेशन है V, जिसको हमने इस प्रकार से लिखा है B ट्रांसपोज x2, राइट। तो ये हमारा x2 रैंडम वेक्टर के अंदर जो Q रैंडम वेरिएबल्स हैं ये उनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, राइट। और जहाँ पे हमारे पास ये जो हमारे हैं A और B ये हमारे कोफिशिएंट वेक्टर्स हैं जो अभी हमको नोन नहीं है लेकिन हम इनको निकालना चाहेंगे, राइट। अब अगर हम इन्हीं U और V का अगर हम वेरिएंस अगर निकालें तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा। चूँकि इसका मैंने मीन x1 और x2 का मैंने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी 0 मान लिया है, तो ये हमारा A ट्रांसपोज कोवेरियंस ऑफ x1 A1 हो जाएगा, तो ये हमारा A ट्रांसपोज सिग्मा 1 1 A हो जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारा V का जो हमारा वेरिएंस है ये हमारा उसी तरह से B ट्रांसपोज कोवेरियंस ऑफ x2 इंटू B अर्थात B ट्रांसपोज सिग्मा 2 2 B हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर हम U और V के बीच का अगर हम कोवेरियंस निकालते हैं तो ये हमारा A ट्रांसपोज कोवेरियंस बिटवीन x1 x2 इंटू B हो जाएगा, जो कि हमारा A ट्रांसपोज सिग्मा 1 2 B होगा। तो देखिए आपका U का वेरिएंस ये आ गया, V का वेरिएंस ये आ गया, और U और V के बीच में कोवेरियंस आपका ये आ गया।
अब हम यहाँ से अपने सबसे पहले u और v का जो कॉर्लेशन कॉफिशिएंट है उसको निकालते हैं। तो u और v का देखिए जो कॉर्लेशन कॉफिशिएंट इसी प्रकार से तो निकल आएगा कि कोवेरियंस बिटवीन u एंड v and divided by square root of variance of u and into variance of v, ऐसे ही तो निकलेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, a ट्रांसपोज सिग्मा 1 to b डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a ट्रांसपोज सिग्मा 1 1 a एंड स्क्वायर रूट ऑफ b ट्रांसपोज सिग्मा 2 2 b। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो भी कैनोनिकल कॉलेशन एनालिसिस में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि x1 वेक्टर और x2 वेक्टर के अंदर जो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो हम उसमें से उन लीनियर कॉम्बिनेशन को निकालने की कोशिश करते हैं जिनका आपस में मैक्सिमम कॉलेशन हो। तो आपने देखा कि u और v हमारे पहले और दूसरे सेट के वेरिएबल्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं, दोनों को हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो अपने u और v को निकालने का मतलब है कि जो इनके कोएफिशिएंट्स वेक्टर हैं a और b, उनकी वैल्यू को मालूम किया जाए। तो अपने इन कोएफिशिएंट वेक्टर a और b को हम इस प्रकार से निकालते हैं कि u और v के जो बीच का कॉर्लेशन है वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, और उसको हम यहाँ पे देखिए इस कॉर्लेशन u v के द्वारा निकालते हैं। तो अर्थात हमको a और b की वैल्यू यहाँ पर इस प्रकार से निकालनी है जिससे कि हमारा ये जो हमारा कॉर्लेशन है, कॉर्लेशन कोएफिशिएंट, ये हमारा मैक्सिमम हो जाए। राइट। तो हम अपना जो भी कैनोनिकल वेरिएबल्स का जो पहला पेयर है उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि ये हमारा u और v का वह पेयर है जहाँ पर हमारे u और v के जो वेरिएंस दोनों हमारे 1 होंगे, अर्थात वेरिएंस ऑफ u इक्वल टू 1 और वेरिएंस ऑफ v इज ऑल्सो इक्वल टू 1। और ये हमारा साथ में u और v के बीच का जो कॉर्लेशन कोएफिशिएंट है उसको वो मैक्सिमाइज करेगा। और इस प्रकार के जो भी हमारे u और v की वैल्यू आएगी उसको हमने यहाँ पे u1 और v1 के द्वारा इंडिकेट किया है। उसके बाद हम अपना, तो ये हमारा कैनोनिकल वेरिएबल्स का पहला पेयर होगा। राइट, ये जो u1 v1 हमारा पहला पेयर हो गया। अब हम क्या बोलते हैं, अपने कैनोनिकल वेरिएबल्स का दूसरा पेयर निकालते हैं। तो अगर हम उसको u2 और v2 के द्वारा अगर हम दिखाते हैं, अर्थात u2 और v2 हमारे x1 और x2 रैंडम वेक्टर्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, और हमने जो वेरिएंस ऑफ u2 है उसको हमने 1 लिया है, वेरिएंस ऑफ v2 भी हमने 1 लिया है, और उसके बाद में हमने अपने दूसरे सेट ऑफ दूसरा जो हमारा पेयर है कैनोनिकल वेरिएबल्स का उसको हमने इस प्रकार से निकाला है कि वो u और v के जो बीच का कॉलेशन है उसको वो मैक्सिमाइज कर रहा है, और वह अपने जो आपका कैनोनिकल वेरिएबल्स का पहला पेयर था अर्थात u1 v1 उसके साथ ये अनकॉर्लेटेड है। राइट। तो आपने देखा कि दूसरे पेयर में हमने क्या किया, तो कैनोनिकल वेरिएबल्स का दूसरा पेयर हमने इस प्रकार से निकाला सच दैट कि जो भी इनका हमारा बाकी बचे हुए कॉलेशन स्ट्रक्चर में से जितना भी कॉलेशन बचा हुआ है उसमें से दूसरा पेयर हमारा मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, और वह हमारे पहले पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल से इंडिपेंडेंट है। राइट। तो इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते जाते हैं कि हम अपना जो कैनोनिकल वेरिएबल्स का थर्ड पेयर है, तीसरा पेयर है, उसको इस प्रकार से निकालते हैं कि हमारे u3 v3 होंगे, उनका वेरिएंस 1 होगा, और u3 और v3 के बीच का जो हमारा कॉलेशन कोएफिशिएंट मैक्सिमम होगा, और u3 v3 हमारे u1 v1 और u2 v2 के साथ में अनकॉर्लेटेड होंगे। और इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, और kth स्टेप पर हम क्या करते हैं कि हम अपने kth पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स को इस प्रकार से निकालते हैं कि ये जो हमारे uk और vk होंगे ये हमारे x1 और x2 के उन वेरिएबल्स के ये वेरिएबल्स का लीनियर फंक्शन है, और ये लीनियर फंक्शन इस प्रकार से है कि वेरिएंस ऑफ uk हमारा 1 के बराबर है और वेरिएंस ऑफ vk हमारा 1 के बराबर है, अर्थात uk और vk का जो वेरिएंस 1 होगा, और यह uk और vk हमारे जो उस सिस्टम का जो कॉलेशन कोएफिशिएंट है, कॉलेशन बिटवीन u एंड v, उसको वो मैक्सिमाइज करेंगे, और वो हमारे पहले के जो k-1 कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं यह उनसे इंडिपेंडेंट होंगे। राइट। तो ये जो हमारा kth पेयर का जो भी हमारा कॉलेशन कोएफिशिएंट आएगा, अर्थात uk और vk का बीच का जो भी हमारा कॉलेशन कोएफिशिएंट आएगा उसको हम कहते हैं ये हमारा kth कैनोनिकल कॉलेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने अपने u1 और v1 में जो हमने अपने कैनोनिकल वेरिएबल्स का पहला पेयर निकाला है उनका जो हमारा कॉलेशन कोएफिशिएंट आएगा ये हमारा फर्स्ट कैनोनिकल कॉर्लेशन होगा। उसी तरीके से हमने जो अपने दूसरा सेट पेयर निकाला है कैनोनिकल वेरिएबल्स का u2 v2 का, इनका जो हमारा कॉलेशन कोएफिशिएंट होगा ये हमारा दूसरा कैनोनिकल कॉलेशन होगा। राइट। और उसी प्रकार से जो हमने kth स्टेप पर अपना uk और vk का जो हमने कॉलेशन कोएफिशिएंट निकाला है ये हमारा kth कैनोनिकल कॉलेशन होगा।
तो ये इसकी हमारी देखिए डेफिनेशन हो गई। अब तो अगर हम जहाँ पर हमने ये जूम किया है कि P हमारा लेस देन इक्वल टू Q है, तो उस केस में आप अगर जो U और V के बीच का अगर आप कॉलेशन मैक्सिमाइज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आपने यहाँ पे देखा कि जो आपका ये जो कॉलेशन है ये आपका A और B, तो अगर हम इसी कॉलेशन को अगर हम मैक्सिमाइज़ करते हैं, उसके अलावा हमको यहाँ पे और A और B की जो कुछ वैल्यू मिल जाएगी और उस A और B की जो हम वैल्यू इस कॉलेशन कोफिशिएंट में रखेंगे तो इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उसको हमने यहाँ पे रो 1 स्टार से दिखाया है। तो ये हमारा क्या होगा कि चूंकि U1 और V1 को हमने इस प्रकार से निकाला है, चूंकि ये हमारे पहले पेयर हैं कैनोनिकल वेरिएबल्स के, तो हम अपने उस सिस्टम में जहाँ पर हमने U1 और V1 को निकाला है इस प्रकार से कि U1 इज इक्वल टू A1 ट्रांसपोज X1 और V1 इज इक्वल टू B1 ट्रांसपोज X2, तो जहाँ पर हमने A1 B1 को इस प्रकार से निकाला है कि वो हमारे A और B की वह वैल्यू है जिनके लिए हमारा कॉर्लेशन UV हमारा मैक्सिमम होगा, और ये जो मैक्सिमम कॉर्लेशन हमारा होगा ये हमारा कितना होगा, रो 1 स्टार। और रो 1 स्टार को हम क्या कहेंगे, ये हमारा पहला कैनोनिकल कॉर्लेशन है। और इसी बात को अगर हम अपने दूसरे पेयर के लिए बात करें तो जो हमारे कैनोनिकल वेरिएबल्स का दूसरा पेयर है U2 V2 है, उसको हमने किस प्रकार से निकाला है, U और V के बीच का जो हमारा कॉर्लेशन होगा ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू जो भी, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेशन को हमने रो 1 स्टार से निकाल चुका है, तो मैक्सिमम कॉलेशन के बाद जो भी हमारी नेक्स्ट बड़ी वैल्यू होगी उसको हम लेंगे और उसको हमने यहाँ पे रो 2 स्टार के द्वारा दिखाया है। तो ये जो हमारा यहाँ पे कंडीशन होगी कि रो 1 स्टार स्क्वायर हमारा हरदम रो 2 स्क्वायर से ज़्यादा होगा, क्योंकि रो 1 स्टार हमारा मैक्सिमम वैल्यू है और रो 2 स्टार हमारा सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू है। तो ये जो हमने यहाँ पे सेकंड पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स लिए हैं U2 इक्वल टू A2 ट्रांसपोज X1 और V2 इज इक्वल टू B2 ट्रांसपोज X1, तो हमने यहाँ पर U2 और V2 में हमने A और B अर्थात A2 और B2 की वैल्यू इस प्रकार से निकाली है जिसके लिए हमारा कॉलेशन बिटवीन U एंड V हमारा मैक्सिमम हो और जो हमारा U2 V2 हमारा U1 V1 के साथ में अनकॉर्लेटेड हो, राइट। उसी तरीके से अगर हम अपने kth स्टेप पर अगर हम आते हैं तो kth स्टेप पर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने U के इक्वल टू A के ट्रांसपोज X1 और V के इज इक्वल टू B के ट्रांसपोज X2 हमने यहाँ पर निकाल लिया, और ये हमारे क्या है, ये हमारे kth पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं। और ये किस प्रकार से डिफाइन करे गए हैं कि इनका UK का वेरिएंस हमारा 1 है, VK का वेरिएंस हमारा 1 है, और ये हमारा जो बाकी बचा हुआ कॉलेशन स्ट्रक्चर है उसको ये मैक्सिमाइज करते हैं, राइट। तो इनके बीच में जो UK और VK के बीच में जो भी हमारा कॉलेशन होगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स में लार्जेस्ट, सेकंड पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स में सेकंड लार्जेस्ट, उसी तरह से kth पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स में ये हमारा kth लार्जेस्ट वैल्यू होगी जिसको हमने यहाँ पर रो के स्टार के द्वारा डिफाइन किया गया है। तो अर्थात हम यहाँ पे जिस प्रकार से हमने यहाँ पे रो 1 स्टार स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू रो 2 स्टार स्क्वायर लिखा था, इसी चीज़ को हम यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं कि रो 1 स्टार स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रो 2 स्टार स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रो के स्टार स्क्वायर, राइट। तो पहला तो हमारे ये कंडीशन हो गई कैनोनिकल कॉर्लेशन की, और दूसरी हमारी कंडीशन होगी जो भी हमने kth पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल निकाला है ये हमारे पहले जो निकाले गए k-1 पेयर्स ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल से अनकॉर्लेटेड होगा, राइट। अर्थात UK और VK जो हमारा है ये हमारा U1 V1 U2 V2 और अप टू UK-1 VK-1 से अनकॉर्लेटेड है, और जहाँ पे हमने AK और BK को इस प्रकार से निकाला है कि U और V के बीच का जो कॉलेशन है वो मैक्सिमम है, राइट। तो इसी कंडीशन को अगर हम यहाँ पर अगर हम एक तरीके से लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, kth स्टेप पर वेरिएंस ऑफ UK हमारा 1 है, वेरिएंस ऑफ VK हमारा 1 है। अब हम ये कह रहे हैं कि हर एक ये जो हमारा U1 U2 UK है और V1 V2 VK है ये आपस में अनकॉर्लेटेड भी हैं। तो इस कंडीशन को हम पहले UK के और UL के बीच में निकालते हैं, फिर हम VK VL के बीच में निकालेंगे और फिर हम उसको UK और VL के बीच में निकालेंगे। तो अर्थात पहले हम यहाँ पे कोवेरिएंस स्टडी करते हैं UK जो हमारे U1 U2 UK के बीच में। तो U1 U2 UK के बीच में जो हमारा कोवेरिएंस स्ट्रक्चर है उसको हमने इन जनरल लिख दिया सपोज UK एंड UL के बीच का कोवेरिएंस, जहाँ पे K हमारा L के बराबर नहीं है। तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा UK और UL का जो कॉलेशन है उसके बराबर होगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होगी,
उसी प्रकार से वी के और वी एल के बीच में जहाँ पे के हमारा एल बराबर के बराबर नहीं है, वहाँ पे वी के और वी एल के बीच में जो भी उनके बीच का कोवेरियंस है, ये हमारा वी के और वी एल के बीच का जो कॉरिलेशन कोएफिशिएंट उसके बराबर होगा और ये भी हमारा शून्य होगा। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर जो यू के और वी एल अर्थात U1 U2 UK और V1 V2 VL के बीच में अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें तो उनके बीच में जो हमारा कोवेरियंस होगा अर्थात UK और VL के बीच का कोवेरियंस हमारे UK और VL के बीच का जो कॉरिलेशन कोएफिशिएंट है उसके जो वैल्यू होगी वो हमारी 0 होगी और यहाँ भी हमारा K इज़ नॉट इक्वल टू L। और ये हमारे सारे के सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं K1 K2 जैसे K इक्वल टू 1 टू P एंड L इक्वल टू 1 टू P, उसके लिए हमारा ये वैलिड होगा, राइट। तो इन जनरल अब हम यहाँ पे अगर हम समझें कि अपने इस यूके और वीके को हम किस प्रकार से निकालते हैं, कॉन्सेप्चुअली तो मैंने आपको बता दिया कि यूके और वीके हमारे क्या होंगे, लेकिन अगर मुझको अपने स्टैटिस्टिक्स की सहायता से अगर निकालना है तो किस प्रकार की हम अलजेब्रा करेंगे। यहाँ पर हम आपका ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहेंगे। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में हमने क्या किया था, आपको याद अगर हो तो हमने अपनी कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाली थी और उस कोवेरियंस मैट्रिक्स की हमने आइगन वैल्यूज़ निकाली थी और उन आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हमने अपने आइगन वेक्टर्स निकाले थे और फिर हमने देखा था कि जो भी हमारी मैक्सिमम आइगन वैल्यू आ रही है वो हमारा पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट का वेरिएंस होगा और उस मैक्सिमम आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमने अपना आइगन वेक्टर निकाला था और उस आइगन वेक्टर की जो भी हमारी कोएफिशिएंट्स आए थे, जो भी वैल्यूज़ आई थी, वो हमारे पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट के जो वेट्स थे वो उसको दिखा रही थी। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी अपने इस कैनोनिकल कॉरिलेशन एनालिसिस में भी हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम अपने इस यूके और वीके के लिए जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं एके और बीके, उनको हम निकालेंगे और यहाँ भी हम उसी तरह की एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी देखिए, मैंने यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखी हुई हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनवर्स सिग्मा 2 1 माइनस रो स्टार स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 1 और यहाँ पे हमारा ये ए वेक्टर है इक्वल टू 0 और दूसरी हमारी इक्वेशन ये है सिग्मा 2 1 सिग्मा 1 1 इनवर्स सिग्मा 1 2 माइनस रो स्टार स्क्वायर सिग्मा 2 2 इंटू बी इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे एक की वैल्यू आएगी ये हमारी इस इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन है और जो हमारी बीके की वैल्यू आएगी ये हमारी दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और इसमें से ये जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी ये हमारी ये जो इक्वेशन है में से डिटरमिनेंट ऑफ सिग्मा 1 2 सिग्मा 2 2 इनवर्स सिग्मा 2 1 माइनस रो स्टार स्क्वायर सिग्मा 1 1 इक्वल टू 0, ये उसको सेटिस्फाई करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहले आपको ये वाली जो इक्वेशन है उसको लिखना है और यहाँ से आपको अपने रो स्टार स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो आपने चूंकि एज्यूम किया हुआ है कि P लेस देन इक्वल टू Q, तो आपको यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू मिल जाएंगी, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी इस प्रकार से रो 1 स्टार स्क्वायर, रो 2 स्टार स्क्वायर, रो P स्क्वायर स्टार स्क्वायर, राइट। तो इस इक्वेशन को हल करके हमने रो स्टार स्क्वायर की जो डिफरेंट वैल्यूज आई हैं उनको मैंने यहाँ पर निकाल लिया, राइट। अब हम ये देखेंगे कि जो भी हमने यहाँ पर हमने रो स्टार की जो वैल्यूज़ निकाली हैं, ये रो 1 स्टार, रो 2 स्टार, रो P स्टार स्क्वायर, इसके करस्पॉन्डिंग हम इनके जो आइगन वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू भी हम निकाल लेंगे और जो भी उसके हमारे आइगन वेक्टर्स आएंगे बीके के कोएफिशिएंट्स होंगे, राइट। जिस प्रकार से आपको याद है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट में आपने क्या किया था, आपने जो भी मैक्सिमम आइगन वैल्यू ली थी उसके करस्पॉन्डिंग आपने अपना आइगन वेक्टर निकाला था और आइगन वेक्टर की जो भी कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आई थी वही आपके पहले प्रिंसिपल कंपोनेंट में जो कोएफिशिएंट वेक्टर था वह उसकी वैल्यू थी। तो यहाँ भी हम यही बात करते हैं कि सबसे पहले हमने अपनी जो इक्वेशन नंबर यहाँ पे मैंने कर दिया 1, इसको मैंने हल कर लिया और वहाँ से हमारे पास जो भी रो स्टार स्क्वायर की वैल्यूज़ आई थी, रो 1 स्टार स्क्वायर, रो 2 स्टार, रो P स्टार स्क्वायर, उनको मैंने अपनी इस इक्वेशन में रख करके मैंने अपनी ए की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली। जो आपका ये देखिए जो ए वेक्टर भी है ये आपका A1 A2 AP का के कॉम्बिनेशन है, राइट। तो ये जो हमारे A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, AP वेक्टर है, ये हमारे क्या है, ये हमारे उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं, राइट। तो जैसे कि अगर हम कहें कि जो हमारा ये जो AK वेक्टर है ये हमारा रो के स्टार स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारा आइगन वेक्टर आएगा वह उसकी वैल्यू है, राइट। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर जो आपकी रो स्टार्स की जो वैल्यू आई थी
उन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखना है इस इक्वेशन में और उसके करस्पॉन्डिंग आपको A1 वेक्टर, A2 वेक्टर और AP वेक्टर उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो जो आपका रो स्टार स्क्वायर इक्वल टू रो 1 स्टार स्क्वायर होगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको A1 वेक्टर मिल जाएगा जो उसका आइगन वेक्टर है। रो स्टार स्क्वायर इक्वल टू रो 2 स्टार स्क्वायर, इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर मिल जाएगा वो आपका A2 वेक्टर मिल जाएगा। और जो भी रो स्टार पी स्क्वायर है उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो आइगन वेक्टर मिलेगा वो आपको AP वेक्टर मिल जाएगा, राइट। और इसी कार को हमने अपने B के जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उसको भी निकालने के लिए किया। तो B के कोफिशिएंट में हमने क्या किया, अपनी जो हमारी ये जो दूसरी इक्वेशन थी ये, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया और वहाँ से हमने रो स्टार स्क्वायर इक्वल टू रो 1 स्टार स्क्वायर, रो 2 स्टार स्क्वायर, रो स्टार पी स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल ली, राइट। और रो स्टार इक्वल टू रो 1 स्टार स्क्वायर मैंने इस इक्वेशन में रखा और यहाँ से मैंने अपने B1 वेक्टर की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पर हमने अपने इस रो 1 स्टार स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकाला और वो हमारी B1 स्टार होगा। उसी तरह से रो 2 स्टार स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आपने जो अपना आइगन वेक्टर है उसको निकाला और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी B2 वेक्टर होगी। और उसी प्रकार से रो पी स्टार स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आपने जो भी अपना आइगन वेक्टर निकाला वो आपकी BP वेक्टर की वैल्यू होगी, राइट। मैंने यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये जो आपके B1, B2, BP हैं ये आपके जो करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स हैं, अर्थात BK के करस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वेक्टर है वो हमारा रो स्क्वायर इक्वल टू रो के स्टार स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है ये उसकी वैल्यू है। तो अब आपने देखा कि आपने इन इक्वेशन को सॉल्व करके रो स्टार स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल ली और हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपने उनका जो भी आइगन वेक्टर है वो निकाल लिया और उसके द्वारा आपको कोफिशिएंट्स A और B की वैल्यू पता चल गई, राइट। तो ऐसे उदाहरण के लिए अगर हम आपसे कहें कि हम इसको किस प्रकार से अब आगे बढ़ाते हैं और किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, उसके लिए छोटा सा हम एक उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज़ कि आपके पास जो आपका पहला सेट है वहाँ पे 5 वेरिएबल्स थे, x1, x2, x3, x4, x5 और इसको मैंने x1 वेक्टर द्वारा दिखाया गया है। और दूसरे ग्रुप में हमारे पास सपोज 7 वेरिएबल्स है, x1, x2, x7, तो उसको मैंने x2 वेक्टर के द्वारा दिखाया गया है। अब हमको देखना है कि x1 और x2 में हमारा जो किस सेट में एक कम एलिमेंट्स हैं। तो आपने देखा कि मिनिमम वैल्यू बिटवीन P एंड Q इज मिनिमम वैल्यू बिटवीन 5 एंड 7, तो ये कितनी हमारी हो गई 5। तो अर्थात कि हमको यहाँ पे अपने P इक्वल टू 5 को यहाँ पर लेना है और इसके करस्पॉन्डिंग हमको अपनी आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो हमने अपने जो भी यहाँ पर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 जो आपको मैंने यहाँ पर ये जो दिखाई हैं ये वाली, इनको मैंने सपोज़ मैंने हल कर लिया और उसकी बेसिस पे जो उनकी आइगन वैल्यूज़ आती हैं उनको निकाल लिया। सपोज़ कि हमारे पास जो λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 इस प्रकार से हमारी इनकी 5 वैल्यूज़ आ गई और उनको हमने अपने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो यहाँ पे आपको आसानी से दिखाने के लिए मैंने ये जो λ1, λ2, λ3, λ4 की जो वैल्यूज़ ली हैं उनको मैंने आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही ले लिया है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको ये सपोज़ कि λ1 इक्वल टू 0.55 की वैल्यू लेनी है और उसके करस्पॉन्डिंग हमको अपना जो A1 वेक्टर है और B1 वेक्टर है ये हमको निकालने हैं। इनको कैसे निकालना है, λ1 की वैल्यू को हमने अपनी जो यहाँ पर हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रख दिया और उसके करस्पॉन्डिंग हमको जो भी आइगन वेक्टर मिला वो हमारा A1 और B1 की वैल्यू को दिखाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कहें कि हमने λ इक्वल टू λ2 इज इक्वल टू 0.20 को हमने अपनी इक्वेशन 1, 2 में रख दिया और वहाँ से हमने इनके आइगन वेक्टर्स निकाले जो हमको A2 वेक्टर और B2 वेक्टर की वैल्यू देगा। और इसी प्रकार से हमने λ3, λ4 और λ5 को भी सॉल्व कर लिया और λ5 के लिए हमको A5 और B5 की वैल्यू जो उनके आइगन वेक्टर्स हैं उसके द्वारा मिल जाएगी, राइट। तो फाइनली हमारे पास A1, A2, A3, A4, A5 और B1, B2, B3, B4, B5 हमारा आ गया। तो बस इसके द्वारा हमको यहाँ पर जो अपना UK और VK की वैल्यू मिल जाएगी, अर्थात जैसे हमारा U1 हमारा A1 ट्रांसपोज X1 हो जाएगा, V1 हमारा B1 ट्रांसपोज X2 हो जाएगा, U2 हमारा यहाँ पे A2 ट्रांसपोज X1 हो जाएगा और V2 हमारा B2 ट्रांसपोज X2 हो जाएगा,
इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम यहाँ पे U1 V1, U2 V2, U3 V3, U4 V4 और U5 V5 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसमें से हमारा जो भी क्या हो जाएगा, U1 और V1 ये हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल हो जाएगा, U2 V2 हमारा ये हमारा सेकेंड पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल हो जाएगा। उसी प्रकार से U5 V5 हमारा जो भी पांचवा कैनोनिकल वेरिएबल्स का पेयर हो जाएगा। राइट उसके बाद अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमको यह फैसला करना है कि मुझे किस कैनोनिकल वेरिएबल्स के पेयर को हमको इस्तेमाल करना है, इस प्रकार से कि वो हमारे कॉलेशन का जो भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 की और लैम्डा 5 की आपके पास यह वैल्यू आई थी। तो यह क्या है, ये इनके कॉलेशन कॉफिशिएंट ही तो है। तो हमने क्या किया कि अगर हम मान लिए कहते हैं कि लैम्डा 1 हमारा 0.55 है, अर्थात जो हमारा कैनोनिकल वेरिएबल्स का पहला पेयर है उसका जो कैनोनिकल कॉलेशन है वो हमारा 0.55 है, और दूसरे पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स का हमारा जो कॉलेशन 0.20 है। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं कि अगर मुझे पहले दो कैनोनिकल वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है, देन उनका कितना प्रोपोर्शन कॉलेशन कॉफिशिएंट का होगा जो वह दोनों एक साथ कवर करेंगे। तो ये प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 0.55 प्लस 0.20 डिवाइडेड बाई टोटल कॉलेशन। तो ये देखिए आपका 0.75 आ गया, अर्थात कि जो हमारे पहले और दूसरे पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं वो हमारा अंदाजन 75% ऑफ द कैनोनिकल कॉलेशन को वो कंसीडर कर रहे हैं। अब उसी में अगर हम अपने पहले तीन कैनोनिकल पेयर्स के वेरिएबल्स को लेते हैं तो ये वैल्यू हमारी लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 प्लस लैम्डा 5 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 0.87 आ जाएगी। अर्थात कि जो हमारे पहले तीन पेयर्स ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं U1 V1, U2 V2 और U3 V3, ये हमारा नियरली 87% ऑफ द कॉलेशन कॉफिशिएंट को कंसीडर कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स को अगर हम लेते हैं तो इनका जो प्रपोर्शन हमारा 0.95 अर्थात % आ जाएगा, और अगर हम पांचों को ले लेंगे तो 100% आ ही जाएगा। तो अब आपको ये यहाँ पे देखना है कि आप दो पेयर के साथ में आप संतुष्ट होते हैं, या आप तीन पेयर्स ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल के साथ में संतुष्ट होते हैं, या आप चार पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल्स के जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पेयर के साथ में आप संतुष्ट होते हैं, अर्थात आप 75% कॉलेशन को आप सेटिस्फाई होते हो, या 87% से, या 95% से। राइट तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे निकालते हैं। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ तो मैंने ये मान लिया कि आपका ये जो सिग्मा मैट्रिक्स है, सिग्मा 11, सिग्मा 12, सिग्मा 22, ये आपको नोन है, लेकिन प्रैक्टिस में तो ये आपको अननोन होते हैं। तो उस केस में हम जो आपको सॉल्यूशन देने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पे अपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये इसका जो आउटकम है वो बहुत ही आसान है। आपको पता है कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कोवेरियंस मैट्रिक्स का एस्टिमेटर क्या होता है, राइट। तो आपको जहाँ जहाँ पे आपने सिग्मा लिए हैं वहाँ पर आपको खाली सिग्मा हैट कर देना है, दैट्स ऑल, राइट। इसकी अपनी पूरी मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है, उसको हम यहाँ पे नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन जो उसका फाइनल आउटकम होता है कि आपने अपनी पहले की एनालिसिस में जहाँ भी आपने सिग्मा 11 लिया है वहाँ पे कर दिए सिग्मा 1 हैट, जहाँ पे लिया है सिग्मा 22 वहाँ पर कर दीजिए सिग्मा 22 हैट, और जहाँ पर आपने सिग्मा 12 लिया हुआ है वहाँ पे आप उसको कर दीजिए सिग्मा 12 हैट, राइट। और अपनी जो भी आपने अभी अपनी पहले अपनी इक्वेशंस लिखी थी आप उनको हल कर लीजिए, और उसी की तरह से आप उसको अपना ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए, और जो भी वहाँ उसके द्वारा आपको कैनोनिकल वेरिएबल्स मिलेंगे वह आपको जिस प्रकार से आपने पहले U1 V1 U2 V2 इत्यादि निकाले उसी प्रकार से ये भी आपको उसी तरह की वैल्यू देंगे, और उसकी बेसिस पे आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। तो यही बात मैंने आपको देखिए इस स्लाइड में दिखाने की कोशिश करी है कि अगर हमारे पास सिग्मा मैट्रिक्स अर्थात सिग्मा 11, सिग्मा 12 और सिग्मा 22 हमको अननोन अगर हैं तो उस केस में हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास एक रैंडम सैंपल है x1, x2, xn डेटा वेक्टर्स का, और ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि ये हमारी एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन से आ रहे हैं, जहाँ पर हमारा मीन वेक्टर है म्यू और कोवेरियंस मैट्रिक्स है सिग्मा। तो यहाँ पे देखा आपने अभी तक हमने यहाँ पे मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करी थी, लेकिन अब हमने अपना मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन निकालने के लिए हमने ये माना कि ये रैंडम सैंपल हमारा एक मल्टीवेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन से आ रहा है, और जहाँ पे हमने पहले की तरह से अपने x वेक्टर को x1 x2 में पार्टीशन कर लिया, जो x वेक्टर का जो हमारा मीन भी हमारा इस तरह से μ1 μ2 वेक्टर आ जाएगा, और जो हमारे x अल्फ़ा ऑब्जर्वेशन है अर्थात हमारा जो अल्फ़ा ऑब्जर्वेशन है x अंडरस्कोर, ये हमने इसी प्रकार से x1 अल्फ़ा और x2 अल्फ़ा के फॉर्म में लिख लिया, और इनकी जो हमारी इस रैंडम वेक्टर की जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो हमारी सिग्मा आ गई। अब आपको पता है कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में
जो हमारे दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन वेक्टर म्यू और कोवेरियंस मैट्रिक्स सिग्मा, उनके मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स क्या क्या होते हैं। मीन वेक्टर का होता है सैंपल मीन वेक्टर इस प्रकार से। तो इस सैंपल मीन वेक्टर में हमने जो भी μ1 वेक्टर था वहाँ पे कर दिया x बार 1 और μ2 की जगह हमने कर दिया x बार 2। और जो भी हमारा सिग्मा का जो भी MLE क्या होता है इस प्रकार से हमने लिखा, सिग्मा 11 की जगह सिग्मा 11 हैट, सिग्मा 22 की जगह सिग्मा 22 हैट। और जिस प्रकार हमने अपनी सिग्मा 11 को सिग्मा को एस्टिमेट किया तो उसी प्रकार से मैंने ये देखिए, ये आपका सिग्मा 11 हैट हो गया। ये आपका जो हमारा फर्स्ट सैंपल है उसके जो ऑब्जर्वेशन है उसकी बेसिस पर हो गया। उसी तरह से जो आपका सिग्मा 22 हैट आपका देखिए ये हो गया, ये आपका जो दूसरे सैंपल के ऑब्जर्वेशन हैं ये वहाँ से हो गया। और ये जो आपका कोवेरियंस बिटवीन x1 एंड x2 हो गया, ये आपके दोनों सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए जब हम इसको निकाल लेंगे तो सबसे पहले हमको अपने रो1 स्टार स्क्वायर, रो2 स्टार स्क्वायर, रो p स्टार स्क्वायर को निकालना पड़ेगा। तो यह भी हमारे उसी इक्वेशंस के रूट्स होंगे जो हमने पहले निकाली थी, अर्थात मैंने सिग्मा 11 को मैंने सिग्मा 11 हैट से रिप्लेस कर दिया, सिग्मा 12 को हमने सिग्मा 12 हैट से रिप्लेस कर दिया और सिग्मा 22 को हमने सिग्मा 22 हैट से रिप्लेस करके हमने उसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। और उसके द्वारा मैंने जो भी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी आइगन वेक्टर्स आए या उनकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की जगह उनके के करस्पॉन्डिंग हमारे जो भी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स आए वो हमारे हो जाएंगे ए के और बी के, राइट। और वो भी हमारे इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, राइट। और यहाँ पे आप ये देख लेंगे कि पहले हमने एज्यूम किया था कि ए के ट्रांसपोज सिग्मा 11 ए के इज इक्वल टू 1 और बी के ट्रांसपोज सिग्मा 22 बी के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने अब ए के की जगह हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया बाई ए के हैट और सिग्मा 11 की जगह सिग्मा 1 हैट, बी के की जगह बी के हैट और सिग्मा 22 की जगह सिग्मा 22 हैट। और साथ में जो हमारा थर्ड जो कंडीशन थी कि बी के ट्रांसपोज सिग्मा 22 ई एल शुड बी इक्वल टू 1 और 0, इसको मैंने देखी इस प्रकार से बी के को बी के हैट और सिग्मा 22 को सिग्मा 22 हैट और ए एल को हमने ए एल हैट के द्वारा लिख दिया, जहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी 1 के बराबर होगी अगर हमारे की और एल हमारे बराबर हैं जो हमारे बाकी बचे हुए हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं। और ये वैल्यू हमारी 0 होगी जब हमारा की इज नॉट इक्वल टू एल होगा। ये हमारे जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं, बाकी बचे हुए एलिमेंट्स आपके क्या हैं, आपके पास एक x1 डेटा वेक्टर में आपके पास p एलिमेंट्स थे, x2 डेटा वेक्टर में आपके पास q एलिमेंट्स थे। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने चूंकि आपने ये एज्यूम किया कि p लेस देन q है तो आपने अपने इस x2 वेक्टर के जो भी p एलिमेंट्स तो निकाल लिए, लेकिन उसके बाद में आगे आपके बाकी बचे एलिमेंट्स आपके p+1 p+2 अप टू हियर q होंगे। तो ये कंडीशन उसी तरह की कंडीशन जो आपने बाकी अपने u1 v1 u2 v2 uk vk या up ep के लिए लिए थी, वही कंडीशन आपकी आगे भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, राइट। तो जैसे देखिए हम एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ये मैंने एक उदाहरण जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बहुत ही पॉपुलर किताब है, मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय T.W. एंडरसन, ये बहुत ही क्लासिकल किताब है, एन इंट्रोडक्शन टू मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वहाँ से लिया है। ये उसके चैप्टर 12 में आप देखोगे कैनोनिकल वेरिएबल्स एंड कैनोनिकल कॉलेशन के बारे में है। तो वहाँ से मैंने ये उदाहरण आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसमें से क्या है कि हमारे पास 25 फैमिलीज़ हैं और 25 फैमिलीज़ में उनके 2 बच्चे हैं, उनकी मैंने सर की लंबाई और सर की चौड़ाई के ऊपर डेटा इकट्ठा किया है। तो जो हमारा x1 अल्फ़ा है, ये हमारा कोई भी एक अल्फात फैमिली है, अल्फ़ा गोज़ 1 to 25, ये उसका जो उनके वहाँ का पहला बच्चा है ये उसके हेड की लंबाई है। x2 अल्फ़ा उसी फैमिली की अल्फात फैमिली का जो दूसरा बच्चा है ये उसकी सर की चौड़ाई है। उसी तरीके से जो हमारा x3 अल्फ़ा और x4 अल्फ़ा हमारे जो अल्फात फैमिली में जो दूसरा बच्चा है ये उसके सर की लंबाई और सर की चौड़ाई को दिखाता है। और हमारा ये है कि जो भी हमारा पहला बच्चा है और दूसरा बच्चा है उनके बीच में जो ऑब्जर्वेशन है, उनके बीच में जो संबंध है, हम उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि जो भी अपना पहला बच्चा था उसके लिए एक डेटा वेक्टर बना दिया x अल्फ़ा 1 और यहाँ पे उसके ऑब्जर्वेशंस को लिख दिया। और दूसरे सेट ऑफ वेरिएबल्स में जहाँ पे हमने लिया है x अल्फ़ा 2, वहाँ पर हमने दूसरे बच्चे की सर की लंबाई और चौड़ाई मैंने यहाँ पर लिख दी, राइट। अब इसी के ऊपर एक वहाँ पे सैंपल निकाला गया है और सैंपल का जो बेसिकली जो सैंपल मीन वेक्टर है और जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है उसको वहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। वो देखिए इस प्रकार से आया है। तो देखिए इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से देखिए डिवाइड कर दिया है क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। तो जो एस हमारा है ये हमारा बेसिकली सिग्मा हैट है।
तो ये हमारी 4x4 की मैट्रिक्स होगी। तो इसको मैंने इस प्रकार से ऐसे उसको मॉडिफाई कर लिया कि ये जो हमारे 2 एलिमेंट्स हैं ये हमारे सिग्मा 1 1 हो जाएंगे, ये जो हमारे नीचे के 4 एलिमेंट्स हैं ये हमारे सिग्मा 2 2 हो जाएंगे, और उसी प्रकार से जो हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी सिग्मा 1 2 हो जाएगी, और ये वाली मैट्रिक्स हमारी सिग्मा 2 1 हो जाएगी। और इसी कोवेरियंस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हमने अपना जो भी कॉलेशन मैट्रिक्स को निकाल दिया, उसको हमने यहाँ पे R से दिखाया है। तो अब अगर कोवेरियंस मैट्रिक्स से अगर आपको कॉलेशन मैट्रिक्स निकालना है तो बहुत ही आसान काम है कि आप अपने हर एक वेरिएबल को आप स्टैंडर्डाइज कर दीजिए या स्केल कर दीजिए। तो ये देखिए हमारी जो कॉलेशन मैट्रिक्स आ गई। तो इसमें से इसको भी मैंने जिस प्रकार से मैंने सिग्मा को मैंने सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1 और सिग्मा 2 2 में पार्टीशन किया था, उसी तरीके से R को भी मैंने इस प्रकार से R1 1, R1 2, R2 1 और R2 2 में मैंने उसको पार्टीशन कर लिया है इस प्रकार से, राइट। तो इसकी बेसिस पे हमारे पास चूँकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे, तो उन 2 वेरिएबल्स से हमने यहाँ पे ρ1 स्टार स्क्वायर और ρ2 स्टार स्क्वायर की वैल्यू निकाली, जो हमारी 0.622 और 0.0029 आ गई। और अगर हम यहाँ से इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे अगर हम, तो हमको ρ1 स्टार हैट और ρ2 स्टार हैट की वैल्यू इस प्रकार से मिल गई। तो आप देखेंगे आपकी ये जो हमारा ρ1 स्टार हैट है ये 0.789 है और यह ρ2 स्टार हैट से काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो हमने क्या किया, अपने इस ρ1 स्टार हैट की वैल्यू को लिया और इसके करस्पॉन्डिंग जो अपना आइगन वेक्टर है उसकी वैल्यू हमने निकाल ली। तो हमने अपने A1 हैट और B1 हैट उसकी वैल्यू निकाल ली और उसके करस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पर U1 और V1 मिल जाएगा। उसी प्रकार से जो हमारी ये दूसरी वैल्यू आई थी ρ2 स्टार हैट, उसकी बेसिस पर हमने इस कैरेक्टरिस्टिक रूट को रख करके जो अपने कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर की वैल्यू निकाल ली। ये हमारी A2 हैट और B2 हैट इस प्रकार से आ गई, और तो इसके द्वारा हम उसको यहाँ पे U2 और V2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा कि जो ρ1 स्टार हैट की वैल्यू कितनी आई 0.789 और ρ2 स्टार हैट की वैल्यू कितनी आई 0.054। तो इसमें से देखिए हम जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम मान लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमारा कैनोनिकल वेरिएबल आया है वो हमारा पहला पेयर है, राइट। और जो उससे कम वाला है वो हमारा दूसरा कैनोनिकल वेरिएबल्स का पेयर है। तो इसलिए आप अगर यहाँ पे जैसे मैंने छोटा सा उदाहरण लिया है, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे अगर तो जो पहला पेयर है कैनोनिकल वेरिएबल्स का वो ऑलमोस्ट 0.789 कॉलेशन को वो कंट्रीब्यूट, इसके द्वारा आप इसका जो प्रोपोर्शन भी उसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि चूंकि ρ1 स्टार हैट की वैल्यू ρ2 स्टार हैट की वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, तो अपना हमने ध्यान खाली जो फर्स्ट कैनोनिकल वेरिएबल्स का पेयर है खाली उसको हम कंसीडर करें और बाकी को हम अगर चाहें तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए जो हमारा जो पहला पेयर ऑफ कैनोनिकल वेरिएबल है उसका कॉलेशन काफ़ी हाई है, जबकि जो दूसरा कैनोनिकल वेरिएबल का पेयर है वो हमारा वीकली कॉलेटेड है, राइट। तो अपने इन 2 सेट ऑफ जो हमारे बच्चे थे जहाँ पे उनके मैंने हेड की लंबाई और चौड़ाई के बीच की स्टडी करी है, उसमें से हम सिर्फ अपने खाली पहले वेरिएबल्स को ही कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख लीजिए इस आउटपुट के द्वारा आपको U1 की वैल्यू किस प्रकार से मिलेगी। तो A1 की वैल्यू देखिए ये आई है, तो इसकी बेसिस पे आपने U1 की वैल्यू निकाली 0.057 x1 प्लस 0.071 x2। 0.57 कहाँ से आया, यहाँ से। 0.71 कहाँ से आया, यहाँ से। और उसी प्रकार से आप अगर देखोगे तो आपने यहाँ पे V1 की वैल्यू निकाल ली। ये कहाँ से निकाली, ये आपने P1 हैट से निकाली है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 0.050 कहाँ से आया, यहाँ से, इंटू x1 प्लस 0.80 कहाँ से आया, यहाँ से, जो आपकी x2 है, राइट। उसी तरीके से अगर हमने अपने U2 और V2 को भी निकाल लिया, तो U2 को हमने कहाँ से निकाला, जो अपनी इस प्रकार 0.140 x1 ये कहाँ से आया, ये आपका जो A2 हैट की वैल्यू आई है वहाँ से आया, माइनस 0.187 x2 ये कहाँ से आया, माइनस 0.187 यहाँ से आया। और उसी तरीके से हमने अपना जो भी V2 है उसको भी निकाल लिया, तो ये आपका 0.176 x1 ये कहाँ से आया, यहाँ से, माइनस 0.262 x2 ये कहाँ से आया, यहाँ से, जो हमारे B2 हैट की जो वैल्यू थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यह U1 V1 और यह हमारा जो U2 V2 है ये हमारे पहले और दूसरे कैनोनिकल वेरिएबल्स हो गए।
और यहाँ पे हमको खाली चूँकि पहला कैनोनिकल वेरिएबल लेना है तो हमने इस u1 और इस v1 को कंसीडर कर लिया और हमने अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ा लिया। राइट, चलिए तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने आपको अपने कैनोनिकल कॉलेशन एनालिसिस का जो स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताया। राइट, और आपने देखा कि ये बहुत ही आसान सा काम था कि आपको खाली दो इक्वेशन से आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या जो आइगन वैल्यूज़ हैं उनको निकालना है और उन आइगन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग जो भी आपके आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। और ये जो हमारे आइगन वेक्टर्स हैं इनके जो कोफिशिएंट्स आए हैं वही आपको इन जो कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को देंगे। तो आपने देखा कि इतनी सारी एनालिसिस करने के बाद में जो हमारा जो आउटकम आ रहा है कि हमको किस प्रकार से कैनोनिकल वेरिएबल्स निकालने होते हैं, ये बहुत ही आसान काम है। और जिस प्रकार से आपने पहले अपनी एनालिसिस करी थी प्रिंसिपल कंपोनेंट के केस में, उसी तरह के एनालिसिस आप यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपको कैनोनिकल कॉलेशन की वैल्यू दिखा रहे हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, अगर आपके पास मान लीजिए 5-5 वेरिएबल्स दोनों सेट में हैं तो दोनों के आपके पास यहाँ पे 5 लीनियर कॉम्बिनेशन सेट 1 में और 5 लीनियर कॉम्बिनेशन आपको सेट 2 में मिल जाएंगे। आपको उसमें से पहले और दूसरे सेट में उन लीनियर कॉम्बिनेशन को ढूंढना है जिनके बीच में कॉलेशन मैक्सिमम हो। राइट, तो जब आप अपनी इन आइगन वैल्यूज़ को निकालेंगे तो उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो आपकी मैक्सिमम कॉलेशन को दिखाएगी। तो जो उसकी मैक्सिमम कॉलेशन की वैल्यू आ रही है उसको उसके करस्पॉन्डिंग आपने आइगन वेक्टर्स या जो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू निकाल लीजिए और उनके जो कोफिशिएंट्स वेक्टर जो भी उनकी वैल्यूज़ आएगी उसके द्वारा आपको अपने जो पहले जो कैनोनिकल वेरिएबल्स के पेयर हैं उनके अंदर जो दो लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं उनके कोफिशिएंट्स क्या होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि जो आपकी आइगन वैल्यूज़ आई हैं उसके अंदर आपका सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। उस सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप फिर से आप अपना आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकाल लीजिए और उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो आपके कैनोनिकल वेरिएबल्स का जो दूसरा पेयर है उसके कोफिशिएंट की वैल्यू दे देंगे और यही आपके पास प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी और आपने 5 के 5 जो भी कैनोनिकल वेरिएबल्स हैं उनको आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। और उसके बाद आप उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है आप उसको निकाल लीजिए कि जो हमारे पहले 2 वेरिएबल्स हैं वो कितना कैनोनिकल कॉलेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पहले 3 कैनोनिकल वेरिएबल्स हमारा कितने कॉलेशन को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे आपको जो भी अपना फैसला करना है कि आप 2 कैनोनिकल वेरिएबल्स को लेना चाहते हैं या 3 कैनोनिकल वेरिएबल्स को लेना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना है। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस भी होते हैं, तो डेफिनेटली हम उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब हमारा अगला ऑब्जेक्टिव होगा कि इस एनालिसिस को हम अपने आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से करें। तो ये कार्य हम अगले अपने लेक्चर में करने वाले हैं। तो आप इन कॉन्सेप्ट को समझिए, रिवाइज करिए और हो सके तो किसी मल्टीवेरिएट एनालिसिस की किताब को उठाइए और वहाँ से ज़रा से उनको और डिटेल में समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको यहाँ पे इसके मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है उसको नहीं दिया है, लेकिन आप अगर चाहें तो आप उसको उन किताबों से पढ़ के समझ सकते हैं। तो आप उनको समझिए, पढ़िए और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।